लो जी मियाँ साहब आए जी अज फिर। मेरे हस्बे हाल के देरीना दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ चंद अच्छी अच्छी बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मियाँ साहब अच्छी बातों को छोड़ें, कोई अच्छी खबर है तो वो बताएं जो आवाम के लिए अच्छी हो, वरना आपके लिए तो अच्छी खबर वो होती है जिसमें आपका जिक्र हो। क्या फजूल बात कर दी है आपने। यानी ये सारी मेहनत मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूँ। ये दिन रात अनथक मेहनत, ये सोच विचार, ये भाग दौड़, क्या मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ? ये सब पाकिस्तान के लिए है, मेरी आवाम के लिए है। एक मिनट मियाँ साहब, ये हसबे हाल प्रोग्राम जे ताड़ा जलसा नहीं। यानी हद हो गई है, बल्कि हद मुक गई है। यार आप लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मियाँ साहब वो क्या कहते हैं कि जब हम ही ना महके तो साहब तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। वाह वाह वाह, क्या बात है मुजफ्फर, अपने नालों बड़ी गल कर गया। ओ भाई मेरी पूरी बात सुनोगे तो बादे सबा कहलाओगे ना। आपको मालूम है कि मैंने अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से पाकिस्तान में फाइल सिस्टम को बदलने का बीड़ा उठा लिया है। बीड़ा उठा लिया है? मियाँ साहब तुसी कदी दसिया नहीं कि पान खान का नहीं शौक फरमाते हो तुसी। मैं अब यहाँ ये वजाहत नहीं करूंगा कि बीड़ा उठाना का मतलब क्या है। मैं आपको यहाँ खुशियां बताने के लिए आया हूँ, आपकी उर्दू ठीक करवाने नहीं आया। भाई वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मैं आपसे चंद बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ, पहले आप वो सुन लें। जी जी सुनाएं। सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमने वजीर आजम ऑफिस में AI यानी मसनूई जहानत पर मबनी जदीद ट्रैकिंग और फैसला साजी का निजाम शुरू कर दिया है, जिसे PMOS यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिस्टम कहा जाता है। लो मियाँ साहब ये वजीर आजम ऑफिस से शुरू है ना, ये अवाम का की फायदा है? ओ मेरे अमाल का इतने कोई भी नहीं पई हुई इन्होंने मारन वास्ते। ओ भाई इस सिस्टम से कोई वजीर आजम के लिए खांडा ले लच्छे नहीं तैयार होने। या ये सिस्टम कोई गोल गप्पियां च वजीर आजम नू छोले ते खट्टा पा के नहीं देगा। भाई इस सिस्टम से अवाम को ही फायदा होगा। आप सुने तो सही जी। ये निजाम गवर्नेंस और शफाफियत के फरोग के लिए एक आम संगे मील साबित होगा और हुकूमत की मुआशी तरजीहात और अवामी खिदमात की फराहमी को मजीद मौसर बनाने में मुआवन होगा। वाह मियाँ साहब मैनू कसम चका लो जे तुहाडी गल गरीब आदमी नू रत्ती बराबर भी समझ आई हो। अच्छा गोगा जी मैं आपसे वो बात कर देता हूं जो आपको समझ आ जाए। इस सिस्टम के तहत, इस निजाम के तहत वजीर आजम हाउस में अवाम के लिए पालक गोश्त और सफेद चावल पका करेंगे। वो जाहिल आदमी अवाम की खिदमत के लिए ही वजीर आजम हाउस के सिस्टम को जदीद किया गया है। मियाँ साहब छड्डो इस डंगर नू, तुसी गल करो, मैंने समझ आ रही है। और गौरी साहब सबसे बड़ी बात ये कि ये पाकिस्तान में सबसे पहला मसनूई जहानत से चलने वाला निजाम है। वाह माफी चाहना मैं मियाँ साहब, असली जहानत ना आवाम का कुछ नहीं बनया तो तुसी अगो मसनूई जहानत शुरू कर ली। मैनू लगता है गौरी साहब कि तुहाडा भी हैट पा के कुछ नहीं बने। हाँ मियाँ साहब ਇਹਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤੀ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ
कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। ओ मेरे मालिक, कैसे मुतमईन किया जाए इस अवाम को। ओ हो, जाने कब होंगे कहूं इस दुनिया के गाँव। मियां साहब एडा दुखी गाना ये तो साडा बनता है। क्योंकि मैं अवाम के दुख को समझता हूं, और मैंने, ईमानदारी वाली बात है, मैंने अवाम के हर जख्म पर गंडा और हल्दी बांधने की बेपनाह कोशिश की है। मगर क्या करूं, फिर आलमी सतह पर दोनों फरीक एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और उसमें हमारी खुशियां कुचली जाती है। लेकिन मियाँ साहब, जो पेट्रोल की कीमतों का जुल्म आपकी हुकूमत ने ढाया है वो तो हम बयान भी नहीं कर सकते। और की रोज नवा रेट, रोज नवा रेट। ओ भाई, ये कोई सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं हो रहा। आप देखें, बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क भी पेट्रोल का रेट रोजाना निकालते हैं। जी मगर मियां साहब, उन मुल्कों में तो चंद पैसों में रेट ऊपर नीचे होता है, आप तो रुपयों में बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। गौरी साहब, एवं कच्ची आबादी दे नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश ना करो। मुझे अवाम की तकलीफ का बखूबी अंदाजा है, जी और हकीकत ये है कि मैं रोज की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दो बदल का कायल नहीं, लेकिन क्या करें, सूरत हाल ही इस कदर गैर यकीनी है। आपकी तकलीफ बजा, लेकिन आप मेरे दुख का भी तो अंदाजा लगाएं। हाय कहाँ मुझे हर 15 दिन बाद सीने पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ती थी, और कहाँ रोजाना की बुनियाद पर मैं सीने पर पत्थर रख रहा हूं। आप यकीन माने, मेरे तो सीने पर दीवारें चीन बनना शुरू हो गई है। लेकिन मियाँ साहब, आपको पता है अवाम क्या कह रही है? इन्हें मार ना शाकिर किस्तां विच, यक मुश्त मुका तेरी जान छुटे। वाह वाह वाह। ओए मुल्तानी थैले, या आप अब थैले में से शाकर शुजा आबादी के शेर निकाल के हमला करेंगे। मुझे अंदाजा है अवाम की तकलीफ का, जी और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त लोग एक दूसरे को वो लतीफा सुना रहे हैं कि एक दुबले पतले शौहर ने अपनी भारी भरकम बेगम से पूछा कि जान ये बताओ, यकदम मरना बेहतर है या घुट घुट कर मरना? हाय तो बेगम ने कहा कि मेरा ख्याल है कि घुट घुट के मरने से बेहतर है कि इंसान यकदम ही मर जाए। तो शौहर ने कहा कि फिर ऐसा करो कि अपना दूसरा पांव भी मेरे ऊपर रख दो। तो बात यह है कि इस तरह रोज रोज की कीमतों में तब्दीली असल में अवाम की बेहतरी के लिए ही की गई है। वो वजीर मौसूफ ने सही फरमाया है कि हम नहीं चाहते कि अवाम खार हो। होता ये था कि जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद कीमतों के बढ़ने के इम्कान की खबर चलती जी तो बेचारे लोग गाड़ियां निकाल के पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ते। गौरी साहब को बेगम आधी रात को उठा के कहती कि जाएं गौरी साहब, कीमतें बढ़ जाएंगी, जाके गाड़ी की टैंकी फुल करवा लें। गौरी साहब जब बेचारे आंखें मलते हुए पंप पे पहुंचते तो पंप वाले कह देते कि गौरी साहब, पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब पेट्रोल 12 बजे के बाद मिलेगा। गौरी साहब खामखा 200-300 का पेट्रोल जला के घर वापस आ जाते। हाय तो हमने सोचा कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमने रोजाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है ताकि पेट्रोल पंप वालों को भी कोई बहाना ना मिले और गौरी साहब भी आधी रात को खज्जल ना हो। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। चलो फिर ठीक ही तो मियाँ साहब इंज करो, रोज रोज नू भी छड्डो,
5 टाइम अजान तो बाद कीमत बदलने का ऐलान कर दिया करो। देखो जरा, अब वो लोग भी तंज करेंगे जिनका पेट्रोल से कोई ताल्लुक ही नहीं। मुजफ्फर साहब, तुसी क्यों इस गल च बोलते हो? रोज तुसी चिड़ी ते बह के दफ्तर आंदे हो। वैसे माफ करना, तजवीज आपकी अच्छी है, मैं आगे पहुंचा दूंगा। मियां साहब अगे किथे गल पहुंचानी जे, सब तो अगे ते तुसी हो। गौरी साहब, आपको नहीं मालूम मैं आजकल पीछे पीछे होता हूं। मगर मैं फिर ये कहूंगा कि ये सारा मसला आर्जी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आर्जी तकलीफ है, बल्कि मैं तो समझता हूं ये दुनिया ही आर्जी है। वो क्या सियाने आदमी कहते हैं कि ये दुनिया 4 दिन का मेला है, और आपकी मेहरबानी इस मेले में पैदल चलने की आदत डाले। लो मियां साहब, मेरा ज़हन ते फिर उत्थे ही फसिया जी। जे दुनिया 4 दिन दी है तो फिर टेस्ट मैच क्यों 5 दिन दा हुंदा है? यार 5वें दिन मैच ड्रा ही हो जाना होता है, तो चौथे दिन घर आ जाया कर। अच्छा मियाँ साहब, है तो ये सूबाई मसला, लेकिन बारिश में हुकूमत के सारे दावे पानी में बह गए। इंतजामिया की नालियां खुल के सामने आ गई हैं। मुजफ्फर साहब, वैसे तो इंतजामी उमूर में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, मगर मुझे आपके प्रोड्यूसर ने बताया है कि आप बच्चों वाले हैं। इसलिए मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। देखें, मैं इसलिए यहाँ हमायत नहीं करूंगा कि पंजाब में हमारी पार्टी की हुकूमत है या हमारी बेटी की हुकूमत है। मैं हकीकत बयान करने का कायल हूं। देखें, जब मूसलाधार और वो भी कई घंटे बारिश होती है, तो कुछ देर के लिए पानी तो सड़कों पे खड़ा होगा। जी। या तो साइंस कोई ऐसी इजाद कर दे, सड़कें किसी ऐसे मटेरियल की बननी शुरू हो जाएं कि पानी सड़कों की तरफ मत आए, बारिश तिरछी हो और पानी सीधा नालियों में चला जाए, तो फिर तो सड़कें खुश्क रह सकती हैं। और फिर हमने कुछ घंटे इसलिए भी पानी खड़ा रहने दिया है कि हमारी हुकूमत में डड्डुओं को भी इंजॉय करने का मौका मिल सके। क्या बात। क्योंकि हम जानते हैं कि इतने सख्त गर्म मौसम में कई महीनों से डड्डुओं को गड़ें गड़ें करने का मौका नहीं मिला था। इसलिए पानी खड़ा रहने दिया जाए ताकि डड्डू भी हमारी हुकूमत में गड़ें गड़ें कर सके। और फिर ये भी हमारे जहन में था कि इतनी शदीद गर्मी की वजह से कहीं किसी बी मेंढकी को जुकाम ना हो जाए और मिस्टर मेंढक अपने साथियों को लेके सड़कों पे एहतजाज के लिए ना निकल आए। और आपको मालूम है कि जब डड्डू सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनकी पटोसियों से ट्रैफिक भी धर्म भरम हो जाती है। मियां साहब, असल बात यह है, सूबा इसलिए डूबा है कि मरियम बीबी नवाज शरीफ साहब के साथ आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थी। ते होर उथे इंतहाबी मुहिम वास्ते हसबेआल दी टीम नू भेज देंदे। भाई, आपको तो खुश होना चाहिए, दाद देनी चाहिए कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर खुद गए हैं आजाद कश्मीर इंतहाबी मुहिम के हिस्सा लेने के लिए। आपको मालूम है कि आजाद कश्मीर के लोगों ने कितना खुशी का इजहार किया है और किस कदर वेलकम किया है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब ने वहाँ जो अपनी तकरीर में फरमाया है कि मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म लगाया जाए, तो मैं उनसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब, मैं तो आपके कहने पे ही वजारत उज़्मा की सीट पे बैठा हुआ हूँ। ये आपकी ही सीट है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टीचर कहीं
किसी काम के लिए जाता है तो वो पीछे मॉनिटर को क्लास में खड़ा कर जाता है। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसलिए यहाँ आम नहीं लाया कि यहाँ गोगा जी भी बैठे होते हैं। और गोगा जी से मैं इसलिए ज्यादा डर गया हूँ कि मैंगो डिप्लोमेसी के तहत मैंने जो हंगरी के वजीर आजम पीटर मैगियार को आम भेजे हैं, उन्होंने चंद मिनटों में खत्म करके तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के मुझे उल्टा शर्मिंदा कर दिया है। मैंने उनको 90 आम का तोहफा भेजा। अच्छा। और मेरे जहन में ये था कि अगर मौसूफ 9 आम भी रोजाना खाएंगे तो 10 दिन तो उनके निकल जाएंगे, मगर पीटर साहब ने वो 90 आम 10 दिनों की बजाय 10 मिनटों में खत्म करके मुझे शश्तर कर दिया है। ओ मियां साहब इन्ने थोड़े टाइम च 90 अब खा गए। जी हाँ गौरी साहब, मुझे तो हंगरी का मतलब ही अब पता चला है। बल्कि मैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मुल्क का नाम हंगरी की बजाय टू मच हंगरी रखें। वैसे तो ऑन द सीरियस नोट मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे भेजे हुए आमों की पोस्ट लगा के पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के आमों को शनाख्त दी है। बल्कि मैंने तो अपने वजारत खारजा से ये कहा है कि अगले साल पीटर साहब को 90 की बजाय 180 आम भेजें। अद्धे कट के खाना ले ते अद्धे चूपड़ा ले। तू जित गयो बेदर्द मैं ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਐਵਰਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ? यार वैसे ही गाना खबर में फिट हो रहा होता है, आपको 36 दफा बता चुका हूं। नायरीन, खबर कुछ यूं है, तू जित गयो बेदर्द मैं ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਐਵਰਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ? यार वैसे ही गाना खबर में फिट हो रहा होता है, आपको 36 दफा बता चुका हूं। नायरीन, आपने ये तो सुना ही होगा कि एक चुप ते 100 सुख। बिल्कुल। ये कभी नहीं सुना होगा कि 20 साल चुप ते सारे ही सुख। आज जो आपको खबर सुनाऊंगा आप हैरान भी होंगे और परेशान भी, और ये मुझे नहीं पता कि ज्यादा हैरान होंगे या ज्यादा परेशान होंगे। यार एक ते तेरी कमेंट्री नहीं खत्म होती, इन्ना सस्पेंस ते हुण फिल्मां च भी नहीं होंदा। खबर सुना यार तू। सॉरी नायरीन, खबर कुछ यूं है, जापानी शोहर ने सबसे लंबी घरेलू चुप का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओको कातायामा और उनकी बीवी, ये ओको कातायामा जो है ये स्कूटर का नाम नहीं है, ये बंदे का नाम है। मिस्टर ओको कातायामा और उनकी बीवी योमी 34 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन नाराजगी की वजह से 20 साल तक दोनों के दरमियान गुफ्तगू नहीं हुई। क्या मियां बीवी ने 20 साल एक दूसरे से बात ही नहीं की? ओए ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ? ओ भाई मेरे, जब कुछ आपने सुना नहीं तो फिर क्या सुनाने लगे हो? अब भाई जी जरा सुने तो सही, बड़ी मजेदार स्टोरी है। उनके करीबी दोस्तों के अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं था। दुनिया को इस स्टोरी का पता उस वक्त चला जब उनके बच्चों ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये अपील की कि हमारे वालिदैन की सुलह कराई जाए। वो आपस में लड़े हुए हैं और कई सालों से लड़े हुए हैं, हमारी मदद करें प्लीज। उसके बाद ये कहानी दुनिया के सामने आई है। उनके बच्चे भी हैं और फिर भी उन्होंने 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। और यार बच्चों के तो 100 स्यापे होते हैं
और मियाँ बीवी को तो उनकी वजह से बातचीत करनी पड़ती है और लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। ओहो गोगा जी, लड़ाई को छोड़ें, ये पूछे कि सुलह हुई है कि नहीं। ये किया ना अक्लमंदी वाली बात। वैसे भी एक खतून को ये बात कैसे हजम हो सकती है कि दुनिया में ऐसे मासूम शौहर भी होते हैं जो कभी बीवी के सामने बोलते ही नहीं। असल में उनकी सुलह पर ही तो बात खुल के सामने आई थी। अच्छा इससे पहले तो किसी को मालूम ही नहीं था कि 20 साल दे आपस में बोलते ही नहीं पे। अच्छा वो तो आपको बताया कि किसी टीवी प्रोग्राम में बच्चों ने कहा कि हमारे वालिदैन आपस में लड़े हुए हैं, उनकी सुलह में हमारी मदद करें। हाय हाय फिर हलचल मची है। हाय हाय 20 साल ओए होए होए होए, कितनी देर वो बेगम कहती रही है अपने नौकर को कि जा अपने साहब ने रोटी दे आ। फिर कहती होगी कि जा मेरा भरा अपने साहब ने रोटी दे आ। हुण कहती होगी जाओ बाबा जी अपने साहब ने रोटी दे आ। नौकर बुढ़ा हो गया, उन्होंने सुलाइडी हुई। हाय ये जापान का एक जजीरा है होकाइडो, जी। ये मियाँ बीवी वहां रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद ही इनके दरमियान मसाइल बनना शुरू हो गए। उसके बाद फिर शौहर ने फैसला किया कि बाबा चुप ही पले। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी खामोशी की वजह कोई तल्ख झगड़ा या किसी की बेवफाई नहीं थी, बल्कि जो शौहर है ना मिस्टर ओको कातायामा, यार मेरा आसान निकलता है, नाम बदल ले। यार शायद सौखा जा ना है ओको काता मामा। नहीं यार, सीधा जिया ना है ओको चकयामा। यार इंतहाई फजूल आदमी हो, सीधा नाम है ओको शामा। यार ओको कातायामा, ओको कातायामा। यार मैनू भी भुला देता है तुझे। ये जो भाई साहब है ना शौहर ओको कातायामा, उनको लगता था कि उनकी बीवी शौहर की बजाय बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देती है और वो इस बात पर हसद महसूस करता था। अच्छा इसीलिए उसने अपनी बीवी से बात करना छोड़ दी। लो मैंने कहा जा फिर तू ही जानते तेरे बच्चे जानन, मौज ले। पहले उसने सोचा था कि जब उसे मेरे गुस्से का एहसास होगा तो वो सुलह कर लेगी, हाँ। लेकिन ना कभी उसे एहसास हुआ और ना ही कभी उसने बात करने की कोशिश की। हाय लेकिन इसी मेरा तजर्बा है कि जेड़ा है ना कोको यामा, ये कितना किते जरूर कहेगा मेरे 20 साल लौटा दो बेगम साहबा। उनके बच्चों ने बड़ी कोशिश की कि अब्बा जी किसी तरीके नाल अम्मी नाल बोल पैन, हाँ। लेकिन किथों। फिर जब बच्चों ने टेलीविजन प्रोग्राम में ये बात सुनाई कि हमारे वालिदैन 20 साल से आपस में बातचीत नहीं करते, तो फिर इन्हां दे निकाह दा एक गवाह सी। अच्छा ओनू उस बंदे दा सारा पता सी। अच्छा उसने फिर ना जी बड़े तरीके से बड़े ध्यान से ना जी इनकी मुलाकात का इंतजाम किया अच्छा और उसी पार्क में किया जहां वो शादी से पहले मिलते थे। और आखिरकार उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि वो आपस में नाराजगी खत्म करे। क्या बात है, वाह। अब वो ओको कातायामा रोज अपने बच्चों को कुटता है कि चंगी पड़ी मेरी जिंदगी गुजरन डी सी। अब फिर चक चक शुरू हो गई। ओही फिर रोज मेरा ब्लड प्रेशर हाई होया होता हाय कादली कराई जे मेरी सुलह हुण फिर नवे सूट दे पैसे मंगन डी। बच्चे भी अगों कहते होणगे चलो अब्बा जी जान दिओ महंगे महंगे सूटां वाली ते हुण उमर ही लंघ गई है मां जी। वो तो सादा जिहा 3000 दा सूट लै दिओ। यार वैसे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उन्होंने, 20 साल एक दूसरे से बात ही नहीं की। मुजफ्फर साहब मुश्किल जिंदगी क्या, फायदे भी तो सोचो ना यारा, कितना फायदा था उसको। रोज उसको इस सवाल का जवाब ही नहीं देना पड़ता था कि आज की पकाना है। ना दफ्तर में अचानक घंटी बजने पर उसको ये बताना पड़ता था कि भाई जी मैं जरा 1 मिनट फोन सुनना। ना ही उन्हें 20 साल घर जाके हिसाब दिता है कि कितों आया है। ना उन्होंने संडे वाले दिन ये सुनना पिया है कि अज छुट्टी वाले दिन तैयार त्यूर हो के किथे चले हो। वैसे हैरान कुन खबर है ईमान से।
जी ये तो मियाँ बीवी हैं। वैसे किसी दो बंदों ने रल के कमरा लिया हो, रूममेट हो, हाँ जी वो ना एक दूसरे से बात करें तो दूसरे महीने अगला कमरा बदल लेते हैं। यार मैं तो हैरान हूँ, ये तुम्हें कहीं से अजीबो गरीब खबरें मिल जाती हैं। गौरी साहब, एक नहीं दुनिया भली सो भली है। हाय ऐसी ऐसी अजीब खबरें हैं मियाँ बीवी के हवाले से कि आप यकीन ही ना करें। अच्छा एक और सुनो जरा, बरतानिया में तलाक का एक मुकदमा 23 साल तक बरतानिया की मुख्तलिफ अदालतों में चलता रहा और 23 साल बाद जाके तलाक हुई। अच्छा यानी अंदाजा करो 23 साल तक मियाँ बीवी एक दूसरे को ना तलाक दे पाए और ना मिलकर खुश खुश जिंदगी गुजार पाए। हाय हाय रोज बीवी ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਰਾ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਲੈ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਾਮਤ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਮੇਰਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੈ। मेरी तो सारी जवानी इसी चक्कर में गुजर गई है कि तेरे को जान छुट्टे तो मैं किधरे होर ब्याह करा। तो यार क्यों अदालत में खज्जल होते रहे हैं, खुद ही आपस में मिलजुल के फैसला कर लेते हैं। थैला साहब, मैं ये आपको बरतानिया की बात सुना रहा हूँ। एक चक झुमरे का वाकया नहीं जड़ा वड्डा मामा ते नाल दा मसाया बह के फैसला कर लेना। यार थैले, तुम्हें एक बात का अगर नहीं पता तो क्यों बोलते? वो गोरे हैं, वो गोरे अपनी जिंदगी असूलों से गुजारते हैं। मेरी तरफ देखो। वो तेरी तरफ क्या देखें, अफ्रीका में भी ऐसा ही होता है। और यार ये बरतानिया का वाकया सुना रहा हूँ, आपस च ना तुसी तलाक दा फैसला करन लग पो। इसी तरह एक तलाक का मामला भारत की अदालतों में चलता रहा कि मियाँ बीवी 65 दिन साथ रहे हाँ और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ 40 केस दायर कर दिए। मियाँ बीवी ने एक दूसरे के खिलाफ 40 केस दायर कर दिए। यानी 65 दिन सिर्फ जिंदगी कट्ठियां गुजारी है और 40 केस एक दूसरे के खिलाफ कर दिए। एक केस 1.5 दिन का बनता है जी, और 65 दिन सिर्फ यही सोचते रहने कि मैं तेरे ते केड़ा केस करना है, तू मेरे ते केड़ा केस करना। मैं तो ईमान से अपने दोस्तों से कहता हूं कि कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक काम कर ले जी अपने अंदर बर्दाश्त की अहलियत पैदा कर ले। वाह 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 जदों भी बीवी लड़े या कोई बदतमीजी करे, कोई ऐसी गल हो, फौरी तौर पे उन्हें कहो गल सुन मेरी, माफ कर दे। और ना भाजी अं तो पिंडा के बंदे हैं, असं नहीं कह सकते। शाहजब तू लाहौर शिफ्ट ही इस गलो होया सा कि तू रोज माफी मंगनी है। वाह जी वाह, सियाने ऐसे नहीं कह गए कि जिसका काम उसी को साजे, मुंह उठा के आ जाते हैं गामे माजे। सियाने तो ये भी कह गए हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इतनी महंगी रोटी और इतना छोटा पेड़ा। एक्सक्यूज मी, हम टीचर हैं, हमारे मुंह से नाच गाने वाली मिसाल अच्छी नहीं लगती। आंगन चाहे जितना भी टेढ़ा हो, हमारे मुंह से नाच अच्छा नहीं लगता। बेटे बात क्या करनी है, जी पहले तो चूंकि आजकल मौसम ऐसा है कि वो हर शख्स की तबीयत पे हावी हुआ है, हाय इसलिए मौसम के हवाले से ही एक शेर पेश कर देता हूँ। जी जी सावन की जब हवा चली मैं झूला झूल गया। मुकर्रर मुकर्रर। सावन की जब हवा चली मैं झूला झूल गया, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आजकल ऐसा अजीबो गरीब रवाज चला हुआ है कि बहुत से कौवों को हंस की चाल चलने का शौक चढ़ा हुआ है हाय और उनको देख के सिर्फ हंसा ही जा सकता। देखिए, अगर ये किसी पे जाती हमला नहीं तो मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि आजकल जिसका जो काम नहीं उसको वही काम करने का शौक चढ़ा हुआ है। वाह जी वाह, सियाने ऐसे नहीं कह गए कि जिसका काम उसी को साजे, मुंह उठा के आ जाते हैं गामे माजे। सियाने तो ये भी कह गए हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इतनी महंगी रोटी और इतना छोटा पेड़ा। एक्सक्यूज मी, हम टीचर हैं, हमारे मुंह से नाच गाने वाली मिसाल अच्छी नहीं लगती।
आंगन चाहे जितना भी टेढ़ा हो, हमारे मुंह से नाच अच्छा नहीं लगता। हाँ, मिसाल देने का अगर इतना ही शौक हो तो बंदा कह ले रक्स ना जाने आंगन टेढ़ा। रक्स जरा मुहज्जब लफ्ज है। लफ्ज चाहे महजब है, लेकिन स्टेप तो वही रहेंगे ना। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग कैसी मिसालें दे रहे हैं? देखिए बेटे, हंस की मिसाल हो, टेढ़े आंगन की मिसाल हो, या जिसका काम उसी को साजे की मिसाल हो। कौवे की भी बात करें, आपने मिसाल दी है कौवे की। ओ हाँ यार, वो हंस वाली मिसाल में ही कब्बा आता है। कब्बा कोई अलहदा बनेरे पे नहीं बैठा हुआ। कब्बा हमेशा या बनेरे पे बैठता है या साथ आके बैठ जाता है। वो भी अगर आप खाना खाते हुए कोई चीज नीचे फेंकते हैं। तो बात यह है कि मिसाल कोई भी हो, इन मिसालों का ताल्लुक किसी भी हवाले से हमारे वजीर तालीम राना सिकंदर साहब के साथ नहीं। जी। किसी भी किस्म की मबासलत या मुशाबहत महज इत्तफाकिया होगी। और ये ऐलान ला ताल्लुकी इसलिए ज़रूरी है कि राना साहब कहीं ये ना समझे कि हमने उनके उस बयान के बाद ये मिसालें देनी शुरू कर दी हैं जो उन्होंने दिया है बयान कि वो स्कूल में खुद भी जाकर क्लास पढ़ाया करेंगे। ये मिसालें हरगिज उसका रद्द अमल नहीं है। जाहिरी बात है भाई, राना साहब वजीर तालीम है तो उन्हें टीचर बनकर तालीम देने से कौन रोक सकता है। बल्कि हम तो उनको मशवरा देंगे कि खुद टीचर बन ही रहे हैं तो फिर मुझे अपनी जगह वजीर तालीम लगा दें, ताकि कम से कम एक महकमा तो ठीक हो जाए ना, या तालीम बेहतर हो जाए या वजारत बेहतर हो जाए। और जी बहुत अच्छी बात है, राना साहब टीचर बनेंगे तो पहले लेक्चर में ही तबीयत साफ हो जाएगी। क्योंकि जितनी बदतमीज और फड्डेबाज पौध आ रही है, इसे पढ़ाने से तो आसान है कि बंदा सर्कस में ही करतब दिखा ले। मुजफ्फर साहब, सर्कस वाली मिसाल आपके मुंह पे बहुत सूट की है, क्योंकि आप सर्कस वाले रस्से पर बड़ी आसानी से चल भी सकते हैं और रेंग भी सकते हैं। भाई मुजफ्फर साहब ठीक बात कर रहे हैं। जिस तरह की नई पौध आ रही है, राना साहब ने क्लास लेने के लिए आना है, और जब उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ना है तो पीछे से आवाज आ जानी है, गरमांडे। दोबारा लिखने के लिए मुड़ना है तो आवाज आनी है, म्याऊं। हाँ बेटे, आप ये देखना कि राना साहब का बगैर कुछ पढ़ाई दरसो तदरीस से दिल उठ जाना है। हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि राना साहब टीचर बनकर खुद मैदाने क्लासरूम में उतरे, ताकि उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो सके। राणा साहब कह रहे थे कि मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। भाई मुझे तो उनकी अपनी केमिस्ट्री इंग्लिश के साथ मैच होती हुई नजर नहीं आ रही। राणा साहब कह रहे थे क्या मतलब जी, उनकी आपसे फोन पे बात हुई है? आप ये कहें कि राणा साहब के बयान के मुताबिक ऐसे ही मिनिस्टर के साथ फ्री नहीं होते। मजीद साहब, असल में इनको अपनी टेंशन पड़ गई है कि राणा साहब अगर सही इंग्लिश पढ़ाएंगे, सही केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। हो समझ भाई, मेरा क्या है, मैं म्यूजिक टीचर भर्ती हो जाऊंगा। लो भाई, वो क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये गांव से आके भर्ती हुए थे तो भर्ती होने से पहले ये ढोल बजाने का ही काम करते। बिल्कुल। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, आप टीचर भर्ती होने आ गए ढोल बजाते थे। कहते हैं भाई मैंने साथ ग्रेजुएशन की है और उसकी फीस मैंने ढोल बजा के इकट्ठी की। ओहो, ढोल गले में लटका के बजाते थे? क्यों जी? ढोल आपके गिट्टों से नहीं टकराता था? ओ यार कैसी बातें कर रहे हैं शम्मा साहब। अब तो शबीर साहब जितने सीनियर हो गए हैं, इनकी तो अब हेड टीचर बनने वाली उम्र हो गई है। और भाई उसके लिए भी इम्तिहान देना लाजमी हो गया है, अब सीनियर होने से काम नहीं चलेगा। लो ये देखे ना जरा,
भाई हुकूमत को चाहिए कि हमारे आगे मुश्किलात खड़ी करने की बजाय हमें सहूलतें दें। टीचरों पे पैसे खर्च करेंगे तो सरकारी स्कूलों की हालत ठीक होगी। हाय। 96 लाख बच्चे सिर्फ पंजाब में स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं। हाय हाय। भाई अगर स्कूलों की हालत ही नहीं ठीक होगी तो बच्चे कैसे आएंगे यहाँ, किस तरह बच्चे दाखिल होंगे? अगर स्कूलों की इसी तरह बुरी हालत रही तो कहाँ हम पढ़ाने जाएंगे? हाय। वो क्या कहते हैं कि जंगल में लेक्चर झाड़ा किसने देखा? मजीद साहब, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ओ जी, इन्होंने नाच का लफ्ज बोलने से मना किया है ना, इसलिए मेरी गुजारिश है कि बगैर प्रोटोकॉल और कैमरों के आए। जी। और ये भी याद रखें ये पूरे पंजाब के वजीर हैं, इसलिए निरा लाहौर कसूर ही ना फिरी जान पखर भी जान। मैं मजा लेता हूं कि जो बड़े ही आला पाए के लोग हुए हैं ना जी, नामवर, जिन्हें आप कह सकते हैं कि लेजेंड। जी। अब तो खैर हर बंदे नाल ही असी लेजेंड ला लेने हैं, मगर जेडे सच्ची मुची दे वड्डे भाई होए ने, जी हाँ। तो उनसे कोई ऐसी बातचीत शुरू करें तो आपको पता चलता है कि ओहो ये तो आजी से भरे पड़े हैं। हाय। अच्छा यार, आप सब लोगों की जिंदगी जो है वो ऐसी ही है कि आप कई लोगों को सुनते हैं जो मेरी तरह ऐसे ही थोड़ा बहुत कामयाबी पकड़ के तो बड़े फख्र से ये बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या मैंने कामयाबी हासिल की है और मैं क्या क्या करता रहा हूँ और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मगर मैं मजा लेता हूँ कि जो बड़े ही आला पाए के लोग हुए हैं ना जी, नामवर, जिन्हें आप कह सकते हैं कि लेजेंड। जी। अब तो खैर हर बंदे नाल ही असी लेजेंड ला लेने हैं, मगर जेडे सच्ची मुची दे वड्डे भाई होए ने, जी हाँ। जिनको आप स्टार कह सकते हैं अपनी फील्ड का, हाँ जी। जो आसमान पे वाकई चमकते हुए नजर आते हैं, उनके पास जब बैठे ना जी तो उनसे कोई ऐसी बातचीत शुरू करें तो आपको पता चलता है कि ओहो ये तो आजी से भरे पड़े हैं, हाय। भरे पड़े हैं आजी से। ये तो अपना काम जो है उसको किसी हवाले से भी फख्र से बयान ही नहीं करते, फख्र महसूस ही नहीं करते। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं और सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि उसी की रहमत से हो गया है। वाह वाह। मैं पिछले दिनों ना जी छुट्टी थी, तो मैं छुट्टी वाले दिन मेरे जहन में ही आता है कि किसी बड़े आदमी के पास बैठे शायद कोई बड़ी बात मिल जाए। सही। तो प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, होय 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 होय, वाह। मैं तो उन्हें बाबा सकाफत कहता हूँ। क्या सारी जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सकाफत की खिदमत की है अपने कलम के साथ। वाह। वाह 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 वाह। अब जब हम बेहुदा सी और बिल्कुल थड़िया सी शायरी सुनते हैं ना जी, मजाहिया, हाँ जी हाँ जी। तो मेरे तो जहन में बड़ा ये आता है कि यार प्रोफेसर अनवर मसूद साहब सारी जिंदगी हो गए हैं, कई दहाइयाँ हो गई हैं, वो पंजाबी और उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं और मज़ा इतना लिखा है, इतना लिखा है और ऐसा लिखा है कि पूरी दुनिया में जुबान ज़द-ए-आम हुआ है, क्या बात है। पूरी दुनिया में फैला है। हाँ जी सर। और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए लोग, दुनिया की दूसरी नुक्कड़ में बैठे हुए लोग जो हैं, उनको उनकी पूरी पूरी नज़में ऐसे याद हैं जैसे हमें बेलहबा बाबा याद। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। किस तरह उन्होंने काम किया है और वो कितने आजिज और कितने प्यारे आदमी हैं, कैसी खूबसूरत तबीयत है उनकी। अभी मैं उनके पास गया जब इस्लामाबाद हाजिरी देने, ऐसे ही प्यार उनसे लेने के लिए, जी जी। तबरक के तौर पे, तबरक है उनका प्यार। वाह। तो उन्होंने एक किताब नई लिखी, वो उन्होंने मुझे अनायत की। मैं हैरान हो गया उस किताब, वो शायरी की किताब नहीं है, वो नसर है। जी। टाइटल है उसका मुझे सब है याद जरा जरा। इसमें उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी हैं। हाय हाय हाय। और पहला बाब ही ऐसा है जो पढ़ के आपको मजा आ जाता है। उस पहले बाब का उन्वान है मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं।
सबसे पहले तो मुझे इस उन्वान ने ही बड़ा मजा दिया। आप सोचें कि फेसबुक की शायरों और अदीबों की इस दुनिया में जहां लोग अक्सर लिखने वालों से पूछते फिरते हैं कि ओए तू क्यों लिखना है भाई, हाँ जी, ऐसे माहौल में मोहतरम अनवर मसूद साहब ने अपनी किताब का पहला बाब भी ये लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूं। वाह, अच्छा, इसमें लिखते हैं कि इस सवाल का मुख्तसर सा जवाब तो मैंने अपने शेरी मजमूए एक दरीचा एक चराग के दिबाचे में तहरीर कर दिया था कि मैं इसलिए लिखता हूं कि लिखे बगैर रह नहीं सकता। हाय, हाय। अब चूंकि इस मुख्तसर जवाब की वजाहत दरकार है तो अर्ज ये है कि बचपन ही से लफ्ज के अंदर छुपे हुए अजायबात और तलिस्मात ने मुझे मशहूर कर रखा है। लफ्ज को मैं दुनिया की सबसे बड़ी तवानाई समझता हूं। वाह वाह वाह, उम्दा नसर और शायरी इजहार के बड़े रसीले वसीले हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, वाह, देखो ना जरा, हाँ। उम्दा नसर और शायरी इजहार के बड़े रसीले वसीले हैं। क्या कहने। मैं लफ्जों के पीछे इस तरह दौड़ता हूं जैसे बच्चा तितलियों के पीछे भागता है। हाय, हाय, हाय। मैं लफ्जों की मानवीयत, मौसीकियत और तस्वीरियत का शैदाई और गर्विदा हूं। क्या बात, वाह 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 वाह। वाह, लफ्जों की मानवीयत, मौसीकियत और तस्वीरियत, हाय हाय हाय, लफ्ज की तस्वीर मेरे जहन में होती है, लफ्ज की मौसीकी मेरे जहन में होती है। क्या कहने। मैं कहता हूं जी कि आप ये उनकी किताब अगर पढ़ना शुरू करें ना तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई बुजुर्ग शाम की चाय पर बैठा अपनी जिंदगी के किस्से सुना रहा है। ना को उन्होंने अपनी इस तहरीर में कोई फलसफा जाड़ा है, ना कोई कारी के ऊपर इल्म का बोझ डाला है, जी, ना ही अपने को कसीदे बयान किए। बड़े ही सादे और दिल से निकले हुए अल्फाज के साथ उन्होंने अपनी सारी याददाश्तें तहरीर की। वाह जी वाह, इसलिए आप अगर उसे पढ़ेंगे ना जी जी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मुस्कुराते हुए दूसरे सफे पे आ गए हैं, मुस्कुराते हुए तीसरे पे चले गए, वाह, कहीं हैरत से चौथे सफे पे आ गए, कहीं फिर मुस्कुराना शुरू हो गए हैं तो पांचवा सफा आ गया। क्या बात। अच्छा, फिर प्रोफेसर साहब ने कहीं भी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो पैदाइशी अदीब थे। ओ बस उनके अंदर से निकले जी ये सारे अल्फाज और सारे ख्यालात और सारी शायरी। बिल्कुल ऐसा नहीं, कहीं भी उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से बताया कि लिखना उनकी जिंदगी का कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनकी अदबी तरबियत ऐसे लोगों के साए में हुई कि उन्होंने अल्फाज को सांचे में डालना सीख लिया। इसलिए जब भी उनको कोई पढ़ता है ना जी तो उसे ऐसे महसूस होता है कि उसके अपने घर की बात हो रही है, जैसे उसकी को अपनी गली की बात हो रही है। वाह। उसका अपना उस्ताद, उसका अपना मोहल्ला, उसका अपना बचपन लफ्जों में ढल गया है। वाह वाह हर शख्स को यह महसूस हो। वाह। और मैं समझता हूं कि यही असल अदब है हाँ जो पढ़ने वालों पे असर करता है। बिल्कुल सर, कि आपको पढ़ते हुए ये महसूस हो कि ये मेरी अपनी सारी कहानी है, क्या बात है, ये तो सारी मेरी अपनी बातें हैं, हाँ या कम से कम आपको ये महसूस हो कि हाँ यार ये सारा कुछ तो मैंने भी देखा हुआ है। तहरीर ऐसी ही होनी चाहिए कि आप खुद को भी उस तहरीर का हिस्सा महसूस करना शुरू करें। हाँ जी, वाह, प्रोफेसर अनवर मसूद साहब की तहरीर पढ़ते हुए कभी यूं महसूस नहीं होता कि कोई अदीब अपनी काबिलियत का जुलूस निकाल रहा है। बड़े सुकून से ऐसी बात कह जाते हैं जिसे पढ़ के आदमी मुस्कुराता भी है क्या कहने, और सोचना भी शुरू हो जाता वाह जी, है, सोच की गहराइयों में चला जाता है। ये क्या बात की। हाँ जी, यानी आप अगर उनका तहरीर किया हुआ मजा भी पढ़ते हैं ना तो बड़ी गहरी सोच में चले जाते हैं। उन्होंने खुद ये कहा हुआ है ना जी कि कह कहा वो होता है जिसे निचोड़ें तो उसमें से आंसू टपके। क्या कहने, अजीज जी बहुत बड़े आदमी हुए हैं अनवर मसूद साहब। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।